गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो आज हम देखेंगे प्रकाश वाले पार्ट देख रहे थे, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया था। आज देखेंगे पार्ट नंबर 3। देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है, उससे जो प्रतिबिंब के नियम होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के नियम। प्रतिबिंब के नियम देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के नियम। देखो इसके जो नियम होते हैं उनको ध्यान से सुनेंगे। इस रेखा चित्र के द्वारा हम समझेंगे। ये क्या हो गया? आपका दर्पण हो गया। क्या हो गया? दर्पण हो गया। यह आपकी क्या हो गई भाई? मुख्य अक्ष। क्या हो गई? मुख्य अक्ष। और इसे क्या बोला जाता है? पी यानी कि ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्रुव। और ये क्या होगी? मुख्य अक्ष। क्या होगी? ये मुख्य अक्ष। तो इसका पहला नियम क्या आता है? पहला नियम ध्यान से सुनेंगे। पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। कहां से गुजरती हैं? फोकस से गुजरती हैं। ध्यान देंगे, ये पहला नियम ये कह रहा है ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है वो यहां से टकराएंगी, यानी कि परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस। इसको बोला जाता है फोकस बिंदु। क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु बोला जाता है। तो पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी? फोकस से गुजरती हैं। कहां से गुजरती हैं? ये फोकस से गुजरती हैं। कहां से गुजरती हैं? फोकस से। दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें, क्या है भाई? प्रकाश की किरणें वो सीधे कहां से गुजरे? फोकस से गुजरे। कहां से गुजरे? फोकस से गुजरती है। तो फोकस से गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से होएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कहां से जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। यानी कि दूसरा नियम ये कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण कहां से आएगी? फोकस से गुजरे। कहां से गुजरे? फोकस से। तो यहां से परावर्तन होने के बाद में वो कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष। यानी कि यदि कोई प्रकाश की किरण कहां से गुजरी है? फोकस से गुजरे। कहां से गुजरे? फोकस से गुजरे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम हो गया। ये पहला नियम था और ये क्या हो गया? दूसरा नियम हो गया। पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी। दूसरा नियम ये था कि फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा नियम क्या है? ध्यान से सुनेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरणें, क्या है? यदि कोई प्रकाश की सीधे दूर पर आपतित होती है। कहां पे आपतित हो? दूर पर आपतित हो, किसी कोण से। यदि कोई प्रकाश की किरणें किसी कोण से दूर पर आपतित होती है तो वह उसी कोण से उसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तीसरा नियम ध्यान सुनेंगे। ये कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरणें सीधे दूर पर आपतित हो, यानी कि कहां पे आपतित हुई? दूर पर। कोई किरण आ रही है और कहां पे आपतित होगी? दूर पर, किसी कोण पर। देखो ये कोण बनेगा, तो किसी कोण पर आपतित होती है तो वह उसी कोण से क्या हो जाती है? उसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। देखो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि यदि कोई प्रकाश किरण सीधे कहां पे आपतित हो? दूर पर आपतित हो, तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? उसी माध्यम में उसी कोण पर आपतित होगी। देखो ये पूरा माध्यम क्या है? एक ही है। तो ये तीसरा नियम हो गया। क्या हो गया? तीसरा नियम हो गया। तो ये 3 नियम होते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के नियम के 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से सुनेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? फोकस से जाती हैं। कहां से जाती हैं भाई? फोकस से जाती हैं। दूसरा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे किसी कोण पर दूर पर आपतित होती है तो उसी कोण पर उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वो परावर्तित हो जाती है। तो ये गोलीय दर्पण से कहते हैं प्रतिबिंब के नियम थे। इसके बाद देखो एक इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो आपने पहले जो पार्ट था उस पार्ट में आपने पढ़ा था, एक तो पढ़ी थी त्रिज्या। क्या पढ़ी थी? त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या पढ़ा था। क्या वक्रता त्रिज्या? इसको हम लिख रहे थे आर से। किससे लिख रहे थे? आर से। एक हमने पढ़ा था फोकस दूरी। क्या पढ़ा था भाई? फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी को किससे लिख रहे थे? एफ से। क्या लिख रहे थे? एफ से। तो इन दोनों में एक संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। वो डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है? ध्यान सुनेंगे। संबंध ये होता है कि एफ बराबर आर बाई टू।
क्या होता है r/2, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 2है, क्या हो जाएगा 2 है। यानी कि फोकस दूरी का दुगुना क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। यह जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। क्या होती है, दुगनी, आधी होती है। क्या होती है, आधी। तो आधी क्या होती है भाई, फोकस दूरी की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। संबंध होता है f बराबर r/2 या r बराबर 2f, इन दोनों में क्या होता है, ये संबंध होता है। एक बार आप इसे नोट करें। फिर आगे हम क्या देखेंगे, अवतल दर्पण से संबंधित, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होते हैं, उनकी जो अलग अलग स्थितियां हैं उनके बारे में जानेंगे। एक बार आप इसे नोट करें। अब देखो हम देखेंगे, आगे देखेंगे अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण देखो, अवतल दर्पण से क्या देखेंगे, प्रतिबिंब के निर्माण देखेंगे। मैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होते हैं, इसकी जो स्थितियां हैं वो किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, ध्यान देंगे यहां से। इसकी स्थितियां पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं क्या होती हैं स्थितियां। देखो ये तो क्या हो गया, बिंब हो गया। क्या हो गया, बिंब या वस्तु बोल दो। क्या बोल दो, वस्तु। जो वस्तु होती है उसको क्या बोला जाता है, बिंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, बिंब बोला जाता है। दूसरी बात कर लें, यदि यहां क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्रतिबिंब। और ये क्या हो जाएगा, इसका आकार। क्या हो जाएगा, आकार। तीनों की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनिए, इसकी स्थितियों के बारे में बात करेंगे, प्रत्येक के बारे में बात करेंगे भाई, स्थितियां कौन कौन सी होती हैं। पहली स्थिति ध्यान देंगे, 1 नंबर पे पहली स्थिति आती है, यदि बिंब और वस्तु, यानी कि बिंब है या वस्तु, वो कहां पे हो, अनंत पे हो। कहां पे हो, अनंत पर। यानी कि यदि बिंब की स्थिति कहां पे हो, अनंत पर हो, तो ध्यान देंगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस पर। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां पे बनेगा भाई, फोकस बिंदु पर बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस बिंदु पर। जो आकार होगा वो क्या होगा, अत्यधिक छोटा। क्या होगा भाई, अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा। ध्यान देंगे, इसी चीज से थोड़ा समझते चलना। आप किस प्रकार समझेंगे, देखो ये क्या है, आपका दर्पण है। क्या भाई, दर्पण है। ध्यान देंगे, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये क्या होता है, इसका फोकस बिंदु होता है। और ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ये क्या हो गया, इसका अनंत हो गया। क्या हो गया, अनंत। देखो यदि बिंब की स्थिति कहां है, अनंत पर। कहां पे है, अनंत पर। तो कहां बनेगा, ये फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अभी समझाएंगे किरण आरेख के द्वारा। कहां पे बनेगा, फोकस पे। अगली स्थिति क्या आती है, यदि अब ध्यान देंगे ये अनंत पे था। दूसरी स्थिति आती है कि अब ये कहां पे हो, अनंत व सी के मध्य। कहां पे हो, अनंत व, यानी कि अब पहले तो अनंत था, अब कहां है, अनंत व सी के मध्य। ये तो अनंत हो गया, ये क्या हो गया, सी। अनंत व सी के मध्य। तो प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे खसकेगा, आगे जाएगा तो कहां पे बनेगा, सी व एफ के मध्य। कहां पे बनेगा भाई, सी व एफ के मध्य। तो क्या लिखेंगे, सी व एफ के मध्य बनेगा। ठीक है भाई, सी व एफ के मध्य बनेगा। अब ये अत्यधिक छोटा था, तो अत्यधिक छोटा से क्या आ जाएगा, छोटा। क्या आ जाएगा, छोटा। यानी क्या बने, ये तो अत्यधिक छोटा था, ये क्या था, छोटा है। क्या बनेगा, छोटा। फिर तीसरी कंडीशन समझना। आप देखो पहले अनंत पे था, फिर क्या आ गया, अनंत व सी के मध्य आ गया। अब कहां आ जाएगा, सी पर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, सी पर। यदि बिंब की स्थिति कहां पे हो, सी पर, तो ये देखो आगे ये भी खिसकेगा। पहले तो क्या था, सी व एफ के मध्य था, आगे ये जाएगा तो ये भी कहां आ जाएगा, सी पर। तो ध्यान देंगे तीसरी कंडीशन ये होती है, यदि बिंब की स्थिति सी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कहां पे होगी, सी पर ही होगी। कहां पे होगी, सी पर। दो देखो ये भी सी पर, ये भी सी पर, तो क्या हो जाएगा, आकार क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन ध्यान देंगे, अब कहां पे आ गया, बिंब कहां पे आ गया, सी पर, प्रतिबिंब भी कहां आ गया, सी पर। चौथी बात करेंगे, इसको आगे लेंगे तो देखो बिंब की स्थिति कहां पे आ जाएगी, सी व एफ के मध्य। कहां पे आएगी, सी व एफ के मध्य। तो ध्यान देंगे सी व एफ के मध्य। कहां पे हो, सी व एफ के मध्य हो। तो ध्यान देंगे सी व एफ के मध्य हो तो ये प्रतिबिंब आगे जाएगा। आगे जाएगा, देखो पहले कहां पे था, सी पर था, तो इसके आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी व अनंत के मध्य। कहां पे बनेगा, सी व अनंत के मध्य बनेगा। कहां पे बनेगा भाई, अनंत व सी के मध्य। अनंत व सी के मध्य में। अब ये बराबर था तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा।
ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये छोटा था, छोटा से बराबर आ गया, बराबर से आगे क्या जाएगा, बड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बड़ा। एक स्थिति और आती है आगे। आगे देखो ये कहां पे आ गया, सी व एफ के मध्य। कहां पे आ गया, सी व एफ के मध्य। अगर आगे जाएंगे तो कहां पे आएगा, ये एफ पर आएगा। कहां पे आएगा, एफ पर। तो यदि बीम की स्थिति कहां पे हो, एफ पर हो, तो देखो ये कहां पे आएगा, सी व एफ अनंत के मध्य था, तो आगे जाएगा तो कहां पे चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, अनंत पे जाएगा। तो ये कहां पे बनेगा, अनंत पे। ये बराबर था, ये बड़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। और याद रखना जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है भाई, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। और यदि वास्तविक बनता है तो वो कैसा होगा, उल्टा। कैसा होगा, उल्टा। तो ध्यान देंगे ये कैसे बनते हैं, सभी के सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। ये स्थितियां आप लोगों को समझ में आ गई। देखो पहले अनंत पे, अनंत से थोड़ा आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत व सी के मध्य हो जाएगा। फिर आगे लेंगे तो फिर कहां पे आ जाएगा, सी पर। सी से थोड़ा आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी व एफ के मध्य आ जाएगा। इसके आगे लेंगे तो कहां पे आ जाएगा, एफ पर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, एफ पे। तो देखो बिंब की स्थिति तो इधर चलेगी, कहां चलेगी, सी से एफ की ओर, यानी कि अनंत से दूर की ओर, अनंत से दूर की ओर चलेगी, यानी कि दर्पण की ओर चलेगी। और जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से आगे अनंत की ओर जाएगा, आगे अनंत की ओर जाएगा। देखो कहां पे, पहले कहां पे था, एफ पर था। एफ के आगे कहां पे, सी व एफ के मध्य हो गया। फिर कहां पे गया, सी पर। फिर कहां पे गया, सी व अनंत के मध्य। फिर कहां गया, अनंत पे गया। कहां पे गया, अनंत पे। तो इस प्रकार से आप इन लोगों को, इन चीजों को आप याद कर सकते हैं। आप देखो किरण आरेख किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो किरण आरेख 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा करता है यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा करता है, क्वेश्चन ये आपको कोई सी कंडीशन दे देगा कि यदि बिंब की स्थिति अनंत व सी पर है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो आपको समझना है किरण आरेख के द्वारा। तो किस प्रकार से समझा सकते हैं, देखो किस प्रकार से। ये क्या हो गया, आपका प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया भाई, प्रतिबिंब। और ये क्या हो गया, आपकी मुख्य अक्ष होगी। क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, आपका एफ हो गया। और ये क्या हो गया, आपकी सी होगी, यानी कि वक्रता के अंदर हो गया। पहली कंडीशन ये दे रहा है अनंत पर है। कहां पे है, अनंत पे है। बिंब की स्थिति कहां पे है, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस पे। देखो किस प्रकार से बनेगा। देखो किरण यहां अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो अनंत से आ रही है, ऐसे गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी, ऐसे गुजर जाएगी। ठीक है भाई, सॉरी ऐसे नहीं गुजरेगी। देखो अब इनके किरण आरेख समझते हैं, किरण आरेख किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या है, ध्यान सुनेंगे। पहली कंडीशन क्या है आपके पास, ये क्या हो गया, आपका दर्पण हो गया। ये क्या हो गया, आपकी मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष में देखो ये आपका क्या हो गया, वक्रता के अंदर। ये क्या हो गया, आपका फोकस हो गया। क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये दर्पण हो गया। ये क्या हो गया, वक्रता के अंदर हो गया। ये क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। पहली कंडीशन क्या दे रहे हैं, बिंब की स्थिति कहां पे है, अनंत पे है। कहां पे है, अनंत पे। देखो ये अनंत हो गया, अनंत से आ रही है। कहां पे आ रही है, अनंत से। तो ऐसे टकरा के सीधी गुजर जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी किरण यहां से लेंगे, दो किरण लेंगे यहाँ पे। एक किरण यहां से ले लेंगे और ऐसे गुजार देंगे। देखो जहां पे भी दोनों रेखाएं काटेंगे वहां पे इसका क्या बनेंगे, प्रतिबिंब। देखो यहाँ पे कटी है और यहां से मिलाएंगे तो क्या पे जा रही है, फोकस पे। कहां पे जा रही है, फोकस बिंदु पर। यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका, फोकस पर। कहां पे बन रहा है, फोकस पर। तो इस प्रकार से आप किरण आरेख बनाना होगा आपको। यह आपका क्या हो गया, किरण आरेख हो गया। तो पहली कंडीशन क्या थी, यानी कि बिंब की स्थिति कहां पे थी, अनंत पे। देखो अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पे। कहां पे बना, फोकस पे। एक किरण आरेख और आपको बनाना सिखाता हूं मैं। देखो दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, अनंत में सी के मध्य। ध्यान से सुनिए, ये तो क्या हो गया, आपका दर्पण हो गया। क्या हो गया भाई, दर्पण हो गया। ये क्या हो गया, आपकी मुख्य अक्ष। क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, आपका एफ हो गया। और ये क्या हो गया, आपकी सी हो गई। क्या हो गई, सी। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, यानी कि बिंब की स्थिति कहां है, अनंत व सी के मध्य। देखो ये तो सी हो गया, ये क्या हो गया, अनंत। तो यहां से इनके बीच में ले लेंगे, अनंत व सी के मध्य ले लिया, अनंत व सी के मध्य। देखो ऐसे किरण आएगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण लेंगे यहां से, देखो देखो ये दोनों कहां पे काटी, यहां पे ये काट दिया। तो देखो ये कहां पे आ गया, सी व एफ के मध्य। कहां पे आया, सी व एफ के मध्य। देखो क्या है, सी व एफ के मध्य। यानी प्रतिबिंब कहां बना, सी व एफ के मध्य। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाने, किरण आरेख बनाने। क्या बनाने भाई, किरण आरेख बनाने। तो ये पहली कंडीशन का किरण आरेख हो गया
ये दूसरी कंडीशन का किरण आरेख हो गया। इस प्रकार से आप पूरी जो ये कंडीशन दे रखी है इनके किरण आरेख बना सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। एक बार आप इसे नोट करें। देखो आगे हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण के उपयोग। देखो अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला उपयोग क्या होता है इसका, ध्यान सुनेंगे। जो हमारी किसान टॉर्च होती है, क्या होती है भाई? किसान टॉर्च। सुना है कभी नाम किसान टॉर्च का? जो बैटरी आती है, किसान टॉर्च हुई, क्या हुई? किसान टॉर्च। उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। जो किसान टॉर्च होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें, जो डाडी होती है, डाडी बनाने वाले दर्पण होते हैं, डाडी बनाने वाले जो कांच बोला जाता है, दर्पण नाई के जो दर्पण होता है ना, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? अवतल। तीसरी बात करें, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, गाड़ियों की हेडलाइट, वो भी किसकी होती है भाई? अवतल दर्पण की होती है। किसकी होती है? अवतल दर्पण की होती है। तो गाड़ियों की हेडलाइट किसकी बनी होती है? अवतल दर्पण होता है, उसमें किसका होता है? अवतल दर्पण। किसान की टॉर्च होती है, उसमें भी अवतल दर्पण होता है। जो डाडी बनाने वाले दर्पण होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण होते हैं। तीसरी बात और कर लें, जो नाक होता है, नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं, नाक गले व कान के डॉक्टर होते हैं, वो भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या हो गए? किसान टॉर्च होती है या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण होते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट होती है, नाक कान वाले गले के जो डॉक्टर होते हैं वो भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये किसकी बात होगी? अवतल दर्पण के उपयोगों की बात होगी। आगे हम देखेंगे किसकी बात करेंगे? उत्तल दर्पण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्तल दर्पण की। इसकी जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, उसकी जो कंडीशन हो वो कंडीशन देखेंगे। फिर देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। एक बार इसे नोट करें। अब देखो देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है? इसकी दो कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन देखो क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है यदि बिंब है, क्या है? बिंब। बिंब की स्थिति कहां पे हो? इसकी अनंत पे हो। कहां पे हो भाई? अनंत पर। यदि बिंब की स्थिति कहां पे है? अनंत पे है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी? ध्यान देंगे, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी? देखो बिंब की स्थिति यदि अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका दर्पण के पीछे। कहां बनेगा भैया? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। फोकस पर कहां पे बनेगा? दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। जो दर्पण बनेगा, वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? अत्याधिक छोटा। कैसा बनेगा ये? अत्याधिक छोटा। अत्याधिक छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? अत्याधिक छोटा। तो देखो पहली कंडीशन ये है कि यदि बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, फोकस पर बनेगा और अत्याधिक छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? अत्याधिक छोटा। और दूसरी कंडीशन इसकी और होती है, दो ही कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? यदि जो बिंब है वो कहां पे हो? इसकी कंडीशन क्या हो? अनंत व दूरु के मध्य हो। कहां पे हो? अनंत व दूरु के मध्य। अनंत व दूरु के मध्य। यदि बिंब की स्थिति कहां हो? अनंत व दूर के मध्य हो। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे दूर व ऐप के मध्य। दूर व ऐप के मध्य बनेगा। ध्यान देंगे दो कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अनंत व दूर के मध्य हो बिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दूर व ऐप के मध्य बनेगा। और ये देखो छोटा है तो ये क्या? अत्यधिक छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। अब यहां से याद रखेंगे कि जो अवतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं? दर्पण के आगे बनते हैं। क्या बनते हैं? दर्पण के आगे। तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं? वास्तविक हो जाते हैं। और जो वास्तविक होते हैं वो क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। लेकिन देखो ये जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं? दर्पण के पीछे बन रहे हैं। कहां बन रहे हैं? दर्पण के पीछे। तो ये कौन से हो जाएंगे? आभासी। कैसे होंगे भाई? ये आभासी होंगे। तो आभासी है तो कैसे हो जाएंगे? सीधे। कैसे होंगे ये? सीधे।
यानी कि जो अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब बनते हैं आभासी व सीधे। किस प्रकार के बनते हैं? आभासी व सीधे। अवतल दर्पण भी बनते हैं वास्तविक व उल्टे। ये दो कंडीशन होती हैं। देखो इसके किरण आरेख की समझे भाई, किरण आरेख किस प्रकार से बनते हैं, ध्यान देंगे इसमें किरण आरेख की। देखो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। कौन सा हो गया भाई? ये उत्तल दर्पण हो गया। ये क्या होगी? इसकी मुख्य अक्ष होगी। क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। ध्यान से सुनेंगे किरण आरेख। पहला क्या बोल रहा है इसका? ये देखो, ये तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है इसकी? अनंत पर है। बिंब कहां पे है? अनंत पे। देखो अनंत पे ऐसी किरण आती है और टकराती है, ऐसी चली जाएगी। ठीक है भाई। दूसरी किरण यदि लेना चाहें तो यदि इधर से लेंगे, अनंत से आ रही है तो ऐसे टकरा कर चली जाएगी। ठीक है भाई। अगर इनकी बात करें पीछे, दर्पण का यानी कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? पीछे की ओर बनेगा। कहां पे बनेगा? पीछे की ओर बनेगा। दर्पण कहां बनेगा इसका? पीछे की ओर। देखो पीछे की ओर किस प्रकार से बनेगा? यदि इनको पीछे की ओर खींचा है, ऐसे ले, पीछे की ओर लेते जाए ऐसे, तो देखो यहां प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां पे बनेगा? फोकस पर। तो दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। तो इस प्रकार से इनके क्या बना सकते हैं? किरण आरेख बना सकते हैं। तो ये दो कंडीशन होती है उत्तल दर्पण के द्वारा। उत्तल दर्पण के द्वारा बनाने यानी जो बनते हैं प्रतिबिंब वो कैसे होते हैं? आभासी होते हैं और सीधे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? आभासी व सीधे। यहां से देखो क्वेश्चन एक और पूछ लेता है, वो होता है उत्तल दर्पण के उपयोग। वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं? कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि जो गाड़ियों होते हैं, गाड़ी में जो पीछे का दर्पण लगा होता है, पार्श्व दर्पण बोलते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। यानी कि जो पार्श्व भाग होता है, पीछे के भाग को देखने, गाड़ियों के जो पीछे का भाग होता है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। दूसरा बात करें, जो आजकल नई एटीएम मशीन आ गई, क्या आ गई? नई एटीएम मशीन। एटीएम मशीन आती है नई, उनमें भी क्या लगा दिया गया? आजकल उत्तल दर्पण लगा दिया गया, जिससे क्या होता है? जो ग्राहक होता है उसको पीछे का दृश्य आसानी से देख सकता है। तो नई एटीएम मशीनों में भी आजकल उत्तल दर्पण लगा दिया गया है, जिससे क्या होता है कि दर्पण का जो भी ग्राहक को पीछे का दृश्य आसानी से देख सकता है। एटीएम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण। अब आगे हम देखेंगे, एक बार इसे नोट करें। आप देखो आगे बात करेंगे दर्पण सूत्र की। किसकी बात करेंगे? दर्पण सूत्र की। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है, ध्यान देंगे। यहां से तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज याद रखनी है बिंब की दूरी। क्या याद रखनी है? बिंब की दूरी। देखो बिंब की दूरी को लिखा जाता है यू से। किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। दूसरी बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी। किसकी बात करें? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको लिखा जाता है वी से। किससे लिखते हैं? वी से। और एक बात कर लें फोकस की, यानी कि फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसकी बात करें तो इसको लिखा जाता है एफ से। किससे लिखा जाता है? एफ से। तो इन तीनों में देखो बिंब की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी वी और फोकस दूरी एफ, इन तीनों में एक संबंध होता है और उस संबंध को क्या बोला जाता है? दर्पण सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दर्पण सूत्र बोला जाता है। तो इन दोनों तीनों में जो संबंध होता है वो क्या होता है? ध्यान सुनेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसे क्या बोला जाता है? दर्पण सूत्र बोला जाता है। तो ये एफ तो क्या हो गया? फोकस दूरी होगी। वी क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी होगी। बिंब यानी कि यू क्या हो गया? बिंब की दूरी होगी। इन तीनों में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। और दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि दर्पण सूत्र कौन सा होता है? तो दर्पण सूत्र कौन सा होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब आगे देखो, ध्यान से सुनेंगे। हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी है। यू यानी कि बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी यानी कि वी पढ़ी है, फोकस दूरी यानी कि एफ पढ़ा है। अब यदि इनकी बात करें, देखो एक तो बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण, और एक बात करें अवतल दर्पण की। ध्यान देंगे, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। यानी कि इसमें बात करेंगे हम यू, वी और एफ की। इसकी बात करेंगे, यू की बात करेंगे, एफ की बात करेंगे और वी की बात करेंगे। तीनों की बात करेंगे। देखो उत्तल दर्पण होता है, उसमें यू यानी कि यू का मतलब बिंब की दूरी, ये क्या होती है? हमेशा माइनस होती है। क्या होती है? माइनस होती है।
उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में u का होता है माइनस होती है, कि बिंब की दूरी क्या होती है, माइनस होती है, और जो बिंब की दूरी होती है वो क्या होती है, प्लस होती है। क्या होती है, प्लस होती है। और जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है, प्लस होती है। क्या होती है, प्लस। यानी कि ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण में बिंब की दूरी ऋणात्मक होती है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो धनात्मक होती है, फोकस दूरी भी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें देखो बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों ही क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। क्या होती है, तीनों ही क्या होती हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहां से देखो, ये क्यों बता रहा हूं मैं, यहां से न्यूमेरिकल पूछता है कई बार, और न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछता है आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये कंडीशन याद रखेंगे। उत्तल दर्पण में u क्या होता है, माइनस, v क्या होता है, प्लस, f क्या होता है, प्लस होता है। अवतल दर्पण में तीनों क्या होते हैं, माइनस से होते हैं। u क्या है, बिंब की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, f क्या है, फोकस दूरी है। और इन तीनों में जो संबंध होता है वो क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। और इसमें संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप देखेंगे इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं, एक बार इसे नोट करें। आप देखो, इनसे संबंधित पहला न्यूमेरिकल क्या होता है, यदि बिंब की दूरी -30 सेंटीमीटर है, बिंब की दूरी कितनी दे रखी है आपको, -30 सेंटीमीटर एवं प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की प्रकृति कैसी होगी और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दर्पण किस प्रकार का भाई, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, और आपको बतानी है फोकस दूरी कितनी है। देखो, इसको सोल्यूशन करने का तरीका ध्यान से सुनेंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या है, वेरी इजी है, लेकिन लगने में क्या होते हैं, हार्ड लगते हैं। देखो क्या है, यदि बिंब की दूरी क्या दे रखी है, -30, तो बिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, u से। किससे लिखते हैं, u से। और ये कितनी दे रखी है, -30 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, -30 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर बोला हमारे को कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, v से। और ये कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की प्रकृति एवं फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी क्या होती है, f होती है। ये हमारे को ज्ञात करना है, और प्रकृति हमें बतानी है, भाई उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। ध्यान देंगे, अभी हमने सूत्र पढ़ा था, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पढ़ा था कि ये। तो यहां से देखो 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है, 20 है, माइनस 1/u, u का मान कितना है भाई, ध्यान देंगे, u का मान कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। तो 1/30 माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का तो ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहां से लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 यहाँ 60, 3 और 30 दोनों 60, 2 हो गया। तो 1/f बराबर क्या हो गया, 3 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 जाएगा। यानी कि ध्यान देंगे 1/f बराबर क्या हो गया, 1/60। कितना हो गया, 1/60। और यहां से f बराबर करेंगे तो वो कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। यानी कि फोकस दूरी कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी तो आपकी कितनी आ जाती है, 60 सेंटीमीटर आ जाती है। तो ये फोकस दूरी ज्ञात कर हो गई। लेकिन आप लोग बता रहे प्रकृति भी ज्ञात करनी है। क्या बतानी है, प्रकृति। अब प्रकृति किस प्रकार से बतानी है, देखो यहां से देखेंगे, u क्या है आपके पास, माइनस में, इसमें है माइनस में, v किस में है आपके पास, प्लस में, और f भी किस में है आपके पास, प्लस में। तो ये तीनों कंडीशन आप देखेंगे कि ये कंडीशन कौन से लेंस की है। देखो u क्या है माइनस, v क्या है प्लस, और f क्या है प्लस। ये कंडीशन कौन सी दर्पण की होती है, उत्तल दर्पण की। किसकी होती है, उत्तल दर्पण की होती है। तो इसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी, उत्तल दर्पण। यानी कि जो दर्पण होगा वो उत्तल दर्पण होगा, और उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इनसे संबंधित क्या पूछा करता है, न्यूमेरिकल पूछा करता है। एक बार इसे नोट करें, फिर आगे देखते हैं। देखो आगे हम देखेंगे आवर्धन क्षमता। क्या देखेंगे भाई, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, देखो जो आवर्धन क्षमता होती है इससे लिखते हैं m से। किससे लिखा जाता है, m से लिखा जाता है। देखो आवर्धन क्षमता क्या होती है, ध्यान सुनेंगे। किसी भी दर्पण की बात करें तो दर्पण में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और बिंब की ऊंचाई होती है, इन दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है, आवर्धन क्षमता बोला जाता है। तो किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई व दर्पण की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है, आवर्धन क्षमता बोला जाता है। इसे किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। तो m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। ये क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है। क्या होती है भाई, आवर्धन क्षमता होती है। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है,
किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहा जाता है। इसे एम से लिखते हैं, तो एम बराबर देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लिखे एच डैश से और बिंब की दूरी को लिखे एस से, तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला एम बराबर एच डैश अपॉन एच। तो ये क्या होती है? आवर्धन क्षमता होती है। किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई व दर्पण बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है? आवर्धन क्षमता बोला जाता है। एक टॉपिक और देखेंगे हम यहाँ से। अभी हमने पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी हमने वास्तविक प्रतिबिंब, क्या पढ़ा था? वास्तविक प्रतिबिंब। एक तो हमने पढ़ा था वास्तविक प्रतिबिंब और एक पढ़ा था हमने आभासी प्रतिबिंब। क्या पढ़ा था? आभासी प्रतिबिंब। यहां से कई बार पूछा करता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ध्यान देंगे, जो वास्तविक प्रतिबिंब है और आभासी प्रतिबिंब, इनमें अंतर क्या है, ध्यान सुनेंगे। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं इन्हें क्या होता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो पर्दा होता है उस पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब होते हैं उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पहला अंतर क्या होता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब होते हैं उन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? उल्टे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? ये उल्टे होते हैं, यानी कि ये होते हैं उल्टे और ये कैसे होते हैं? सीधे। किस प्रकार के होते हैं? ये सीधे होते हैं। तो दो अंतर हो गए। पहला अंतर ये हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये उल्टे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये क्या होते हैं? सीधे होते हैं। क्या होते हैं? सीधे। तीसरा अंतर ये होता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसे एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसे सीधी रेखा के रूप में दर्शाते हैं और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसके डॉट 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 ऐसी रेखा के रूप में दर्शाते हैं। डॉट 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 इस प्रकार की रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब में जो किरणें होते हैं वो वास्तव में काटती हैं। क्या होते हैं? वास्तव में काटती हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? इनकी पीछे की साइड में काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब की बात हुई। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं। क्या होते हैं? सीधे होते हैं। तीसरी बात करें तो इसे एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को डॉट रेखा से दर्शाते हैं। चौथी बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? एक यानी कि जो इनमें किरणें होते हैं वो मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, मिलती हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब उसमें किरणें मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। अब इस प्रकाश संबंधित कुछ भी बचा, जैसे लेंस हुआ और अपवर्तन हुआ, तो ये दोनों चीजें रह गई हैं जो अगले पार्ट में आप लोगों को बताई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।